हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर का पेपर, है ना। ये 2023 का है, लेकिन 2025 में हुआ था ये पेपर, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा न्यू है और इसको करना भी है ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन अभी आ रहे हैं। ठीक है ना। कैसे हमसे पूछे जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है क्या, वो हम देखने वाले हैं। और अभी हमने 2025 के 3 से 4 क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, इसको देखने को मिल रहा है कि कुछ ना कुछ तो पैटर्न चेंज हुआ है हमारा। ठीक है, तो वही हम करने वाले हैं आज पेपर में देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे 2 रिक्वेस्ट है। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि आप न्यू हो, और दूसरा ये जो PDF है वो आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पर भेज दी गई है ना, तो आप वहाँ से भी जुड़ जाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। और हाँ, हमने टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च कर दी है जिससे कि आप प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है, ओके। तो टेस्ट सीरीज़ भी लेना मत भूलें, है ना। अब हम वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं कि क्या फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा। देखो, पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार का जो सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल है, उसने पूछा ई कॉमर्स के किस प्रकार के मॉडल का उदाहरण है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे, मतलब वो पूछ रहा है कि C2B है क्या, है ना। यहाँ पर भी लिख दो C2B या B2G, ठीक है, या फिर B2B। अब C2C इसका क्या मतलब है। देखो, C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मतलब कोई ऐसा ऐप जिसमें एक इंसान या एक नागरिक, नॉर्मल सा इंसान दूसरे इंसान की ज़रूरतें के हिसाब से हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए। जैसे मान लो मुझे अपना लैपटॉप जो है बेचना है, सेल करना है ना, और किसी पर्सन को ख़रीदना है, तो कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे कि वो ईच अदर जो है कांटेक्ट कर सके। तो OLX पे जैसे एग्जांपल वो किसके अंतर्गत आएंगे, C2C के, है ना। बिजनेस टू बिजनेस भी बहुत सारे जो रहते हैं, जैसे लिंक्डइन हो गया, है ना, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारे लिए भी बनता है, मतलब B2B के लिए भी इम्पोर्टेंट है और B2C के लिए भी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब एक बिजनेसमैन के लिए कंज्यूमर भी वहीं पे मिल सकते हैं, और बिजनेसमैन टू बिजनेस भी वो भी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, B2G क्या होते हैं, इसी प्रकार के पोर्टल होते हैं, मतलब मार्केट प्लेस जैसे पोर्टल होते हैं। ये बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। कुछ चीज़ें, संसाधन जो रहते हैं बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, मतलब ये B2G है, गवर्नमेंट टू बिजनेस है ना। कुछ जो रहते हैं बोल सकते हैं हम कि जो कुछ ऐसे काम रहते हैं इंपॉर्टेंट, जिसे गवर्नमेंट को बिजनेस से ही या बिजनेसमैन लोगों से ही कॉन्टेक्ट रखना पड़ता है ना, कुछ चीज़ों के विकास के लिए। तो ये जो है बिजनेस से सरकार, ये इसका टाइप हो जाएगा। फिर उपभोक्ता से व्यवसाय के लिए, मतलब कि कोई कंज्यूमर जो है वो व्यवसाय या बिजनेसमैन से कैसे मिलेगा, तो फ्रीलांसर, ऐसे कुछ ऐप वगैरह रहते हैं जिससे कि हम उनसे कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ट्रिकी थोड़ा सा क्वेश्चन है, ये क्या नाम है इसका, ये देख लेते हैं हम। क्वेश्चन 2 है, थोड़ा सा और मेरे को जूम ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि दिखाई नहीं देगा। क्वेश्चन ये है कि ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस जो है उसके बीच में अंतर क्या है, या कौन सा अंतर जो है सही नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। ठीक है, उसमें बोला है कि क्या जो है अंतर सही नहीं है। पहला है, यदि हम तुलना का आधार देख रहे हैं तो विधान, ई कॉमर्स क्या स्वतंत्र रहता है ना। दूसरा है, ई गवर्नेंस में क्या कानून, विनिमय और प्रतिबंध और जटिलता होती है। जी हाँ, ई कॉमर्स जब हम देखते हैं तो हम अपना खुद का स्टार्ट करते हैं बिजनेस, है ना, स्टार्टअप छोटा सा हम खोलते हुए, तो बहुत फ्रीडम रहती है, मतलब कि तुम मुझे रोक नहीं सकते, मेरी मर्जी है कि मैं कुछ भी सेल करूँ। ठीक है, तो क्या इसमें फ्रीडम रहती है, बिल्कुल हाँ। लेकिन जब ई गवर्नेंस रहता है, जब गवर्नमेंट का कुछ चीज़ें रहती हैं, तो क्या उसमें लॉज रहते हैं, विनियमन रहते हैं, है ना, प्रतिबंध, कुछ मैनेजमेंट के लिए चीज़ें जटिल रहती हैं, बिल्कुल हाँ। ये दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। अब सेकंड का देखेंगे कि तुलना में बेस क्या है, लक्ष्य समूह। क्या हम जो ई कॉमर्स है वो ग्राहक, कंज्यूमर, भावी ग्राहक के लिए कुछ, मतलब कि उनको टारगेट करता है, या फिर ई गवर्नेंस में क्या रहता है, कोई भी नागरिक, मतलब ई गवर्नेंस गवर्नमेंट जो है किसी नागरिक के लिए टारगेट करती है, और जो ई कॉमर्स जो है वो कंज्यूमर के लिए टारगेट करता है कि हमें तो बस कंज्यूमर चाहिए। ठीक है, हमें तो बस अपने पैसों से मतलब, बिल्कुल हाँ। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल सही है। थर्ड पे हम देखेंगे तुलना का तत्व, ये क्या होता है, निर्णय, क्या बेस लिया इन्होंने, निर्णयदाता अधिकारी, मतलब कि अधिकार का बिखराव रहता है क्या ई कॉमर्स में। आप ये बताओ कि जैसे मेरा कोई बिजनेस है ना, मैं ई कॉमर्स पे, मतलब मुझे भी कुछ भी स्टार्टअप है, मेरे मन का है, जैसे मैंने अपना ही कुछ चैनल बनाया है, ठीक है, उसका पर्पस कुछ भी हो सकता है, तो क्या मैं अपने अधिकार का बिखराव करूँगी, क्या मैं बहुत सारी डिसीजन जो है खुद से ना लेकर किसी और के अगेंस्ट किसी और को लेने दूँगी, और लेकिन मैंने वो चैनल बनाया है खुद
खुद के लिए, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं अपनी चीज़ों को खुद ही डिसाइड करूँगी कि क्या मुझे करना है अब इसमें, ठीक है। दूसरा ई गवर्नेंस का ये देखेंगे कि जो सरकारी काम है क्या वो केंद्रीकृत रहते हैं, इस मैटर में नहीं होते। क्या करता है, सेंटर जो रहता है बहुत सारे विभागों को अपना काम बांटता है, ठीक है। तो इस प्रकार से डिसेंट्रलाइज होता है ये, ठीक है। तो ये जो कथन है टोटली अलग हो जाएगा, टोटली गलत हो जाएगा। फिर तीसरे में हम देख लेते हैं कि बेस क्या रखा है, सेवाएं। क्या इसमें मुख्य लेन देन संबंधी होता है, बिल्कुल यार। सूचनात्मक होता है, हाँ गवर्नमेंट में कभी कभी सूचनात्मक भी होता है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन था, तीसरा है ही नहीं, तीसरा हमारे स्लाइड पर मिल जाएगा, ठीक है। देखो पार्थ योजना के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखो पार्थ योजना के बारे में पूछा गया था, इसमें लिखा है पार्थ, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिखा है योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसे हमने पार्थ के फुल फॉर्म पढ़ा था ना, PART, यहाँ पर हटेगा TH, ठीक है। पार्थ से हमने पढ़ा था क्या, पुलिस पढ़ा था, फिर A से आर्मी पढ़ा था, फिर R से रिक्वायरमेंट पढ़ा था, फिर रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर पढ़ा था, ठीक है। इतना पढ़ा था, बस इतना यदि आपको पता है तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, सशस्त्र बल, अर्धसैनिक, आर्मी आ गया, पुलिस के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करना, ठीक। ट्रेनिंग में आ गया ना, तो महिलाओं से संबंधित नहीं है क्योंकि फुल फॉर्म जब हम देख रहे हैं तो महिलाओं से रिलेटेड कुछ ऐसा लिखा नहीं, एजुकेशन से भी नहीं है, और साथ में विभिन्न उद्योग, इंडस्ट्री वगैरह भी कुछ ऐसा टर्म नहीं आया जब हमने उसका फुल फॉर्म देखा, ठीक है। तो क्या आंसर हमारा सही बैठता है, ऑप्शन बी, ओके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन फोर्थ पे। देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही टिपिकल लगेगा आपको, लेकिन यदि आपने मेरे सारे के सारे PYQ देखे होंगे तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, देखो बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा ऑलरेडी आ चुका है कि तांबे से संबंधित खदानें कौन सी रही हैं, कौन सी हैं। तो हमने आपसे बोला था कि आपको ना एक ऐसे सारणी बना लेनी है, टेबल चार्ट बना लेना है। जैसे यहाँ पे लिखा है कोयला, तो कोयला क्षेत्र से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जितनी भी खदानें नई नई आई हैं, उनको मैंने आपसे लिखने के लिए बोला था। जैसे हमने मैंगनीज के लिए क्या क्या पढ़ा था, तरोड़ी, रमरमा, है ना। दोनों दो जो हैं बहुत ज़्यादा, रमरमा, ये दो स्थान जो है हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़े हुए थे आगे से ही, है ना, देख भी चुके हैं हम। क्या शीतल पानी के लिए हमने ऐसा कुछ बोला था कि शीतल पानी की, जैसे तांबी की कोई बोतल होगी, वहाँ हम उसमें क्या रख सकेंगे, शीतल पानी, है ना। तो ये तो तांबे से रिलेटेड है, कहाँ पर है, ये बालाघाट में है। फिर गड़ी डोंगरी भी कहाँ पर है, बालाघाट में। गिरधी भी कहाँ है, बालाघाट में। और ये जो तीनों स्थान है ना, ये तांबे से रिलेटेड है, ये इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ये फिर से रिपीट होने की चांसेस हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है तांबे से रिलेटेड शीतल पानी का, ये 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर फेज़ 1 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और हर फेज़ में हर क्वेश्चन हर इस प्रकार का पूछा ही जाएगा, खनिज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, ओके। तो तरोड़ी और रमरमा जो हमने पढ़े थे वो मैग्नीज से संबंधित थे, ना कि तांबा से। इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या पूछा है, 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर के जो नरेश थे वो कौन थे। देखो इसमें जो है 1857 ना होकर 1947 पूछना था, बट बाय मिस्टेक हो सकता है, इन्होंने कोई भी अभी सुधार तो नहीं किया होगा। 1857 की क्रांति के समय कौन थे, जियाजी राव सिंधिया, जयाजी राव सिंधिया, है ना। लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, तो हम 1947 वाला लगा सकते हैं क्योंकि यही दो हैं, ठीक है, जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो क्या आंसर लगाना है हमें, जीवाजी राव सिंधिया, ठीक है। क्वेश्चन है गलत लेकिन शायद PSC ने इसको काटा नहीं है ना। अब यहाँ पे करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया कि 2024 में तात्यातोपी जो स्टेडियम है, पे एंड प्ले योजना के किस खिलाड़ी ने सीनियर राज्य स्तरीय स्नूकर प्रतियोगिता जीती। तो इसका आंसर जो है उज़ैर खान है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, एग्जामपीडिया ले लेनी है। देखो मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ना मुझे कोई प्रमोशन मिल रहा है यहाँ पर किसी बुक का, मैं बस आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि थोड़ी सी लैंग्वेज अच्छी है। एग्जामपीडिया यदि आपको नहीं लेनी, आपको नहीं आ रहा समझ में, आपको नहीं पसंद, बिल्कुल मत लो, है ना। इसकी जगह परीक्षा धाम के ले लो, इसकी जगह निर्माण बुक ले लो, IAS के वो करंट अफेयर के लिए सारे प्रकार के आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप कोई भी बुक ले सकते हैं, ठीक है। तो स्पीडी ले सकते हैं या फिर स्पीडी न लेके आप यूट्यूब से खुद भी पढ़ सकते हो, जैसा आपका मन चाहे, ठीक है। तो इस प्रकार की बुक भी आप ले सकते हो करंट अफेयर करने के लिए, ठीक है। हाँ, अब हम क्या चलेंगे, क्वेश्चन 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन 7 में क्या है, मध्य प्रदेश के किस जिले को 2024 में रियावन लहसुन के लिए GI टैग
प्राप्त हुआ है। देखो जीआई टैग बहुत ही ईजी है, क्यों? क्योंकि जीआई टैग बहुत सारे भी नहीं है, हमारे मध्य प्रदेश में कुछ ही जीआई टैग है जो हमें याद करने हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन, और देखो इससे सीधा सीधा एक क्वेश्चन हमारा बन रहा है। देखो खनिज भी इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, उससे भी सीधा सीधा एक क्वेश्चन बन रहा है। एसडीजी लक्ष्य से भी एक क्वेश्चन बन रहा है, जनगणना से भी कम 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो यार जहाँ से आप क्वेश्चन को गेन कर पा रहे हो वहाँ से जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको करो, ठीक है। उनको करने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन बनते हैं। तो जहाँ से जब क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप करो, ठीक है। अब देखो ये क्या पूछा है, रियावन लहसुन के बारे में पूछा है, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? रतलाम। मंदसौर भी है लेकिन रतलाम में मुख्यतः इसको मिला है, तो हम यहाँ पे रतलाम ही लगाएंगे। अब इसके अलावा रतलाम में रतलामी सेब जो है, ये रतलामी जो सेब हैं उनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। इंदौर की बात करें तो इंदौर में क्या मिला है, चमड़े की जो वो हम खिलौने बनाते हैं, चमड़े के खिलौने, तो वो किसको जीआई टैग मिला है? इंदौर को मिला है, ठीक है। और यदि हम कहीं और की भी बात करें तो जैसे चंदेरी साड़ी होगा, है ना, चंदेरी साड़ी, महेश्वरी साड़ी, ये जो साड़ियाँ हैं, चंदेरी साड़ी कहाँ मिला है? अशोकनगर को जीआई टैग मिला है इसके मामले में। महेश्वरी साड़ी कहाँ मिला है हमें? महेश्वर हमें पता है ना। और फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे? चिन्नौर चावल देखेंगे हम। चिन्नौर चावल किसको मिला है? बालाघाट को मिला है ना। हाँ, और वो गजक के बारे में हम देखेंगे तो गजक कहाँ है? चंबल क्षेत्र में, मतलब कि मुरैना को गजक का जो है जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। फिर सुंदरजहाँ आम देखेंगे हम, सुंदरजहाँ आम, तो वो किसको मिले हैं? रीवा को मिले हैं। साथ में कड़कनाथ में जो हम मुर्गा देखते हैं, कड़कनाथ मुर्गा जो है वो किसको जीआई टैग मिला है? तो वो झाबुआ जिले को मिला हुआ है। हाँ, एक और साड़ी है, क्या नाम है उसका? 12 सिवनी साड़ी। देखो नाम से तो ऐसा लग रहा है 12 सिवनी, सिवनी मतलब होता है कि सिवनी में होगा, लेकिन नहीं, 12 सिवनी में ये जो जीआई टैग है ये किसको मिला है? बालाघाट को, है ना। वहीं हम पीतल के जो, मेटल के जो पदार्थ है या मेटल के जो बर्तन है उसका जीआई टैग देखेंगे तो किसको मिला है? मेटल के मामले में दतिया और टीकमगढ़ को मिला है, ठीक है, टीकमगढ़ को मिला है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? मेटल की। लौह शिल्प की बात जब हम करेंगे, लौह शिल्प की बात, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? डिंडोरी आ जाएगी, ठीक है। गोंड से संबंधित डिंडोरी, गोंड से संबंधित या फिर जो लौह शिल्प है उससे संबंधित क्या आंसर आ रहा है हमारा? डिंडोरी। इसके अलावा जब हम देखेंगे तो पत्थर से, जो पत्थर शिल्प जो है उसके लिए किसको मिला है जीआई टैग? जबलपुर को, ठीक है। जबलपुर भेड़ाघाट को इसमें जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट से जीआई टैग है। और हाँ, कुछ चीज़ें जो है ना संयुक्त रूप से मिली हुई है ना, जैसे यूपी और महाराष्ट्र को भी हमारे साथ संयुक्त में भी कुछ चीज़ें मिली हुई हैं, तो उनको भी देखना है। तो जो ये जो जीआई टैग है, मान लो यहाँ से कोई एक क्वेश्चन आ गया, सीधे सीधा आप पे एक बनना है, ठीक है। अब देखो बिल्कुल सड़ा सा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के गठन की तिथि क्या है? 1 नवंबर 1956, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये किसी पे भी ना आए तो ये शर्म की बात है, ठीक है। हाँ, दूसरे राज्य के बच्चों को मान सकती हूँ क्योंकि उनको बहुत नॉलेज अभी नहीं है। क्वेश्चन 9 पे हम देखेंगे सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पर है? सारणी में। सारणी कहाँ पर है? बैतूल में, है ना। तो ये पूछा है कि कौन से कोयला क्षेत्र से कोयले की आपूर्ति होती है? तो किससे होती है? पाथाखेड़ा से, हमने पढ़ा हुआ है। चाहे वहीं हम अमलाई, वो अमरकंटक वाला हम पढ़ते हैं, अमरकंटक तापीय विद्युत परियोजना कहाँ से मिलता है? फिर उसको भी चचाई कोयला क्षेत्र, ठीक है। तो ये जो है हमने पढ़े हुए हैं कुछ चीज़ें। अब क्वेश्चन 10 देखेंगे हम, थोड़ा सा टिपिकल है। यदि आपके पास आईसीटी परीक्षा नाम की नई होगी, यदि आपके पास नई बुक भी नहीं है, न्यू नहीं है आदि, तो मैं कहीं से कुछ देखती हूँ। एक पेज है जो कि मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड करूँगी, उसको बहुत जल्दी पढ़ना है, ठीक है। उसमें ना राष्ट्रीय ई गवर्नेंस और राज्य की ई गवर्नेंस योजनाओं का अलग अलग करके मेंशन किया गया है, ठीक है। तो हम उसको एक बार पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर तो वैसे हमें समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा है कि जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है उसके तहत एक केंद्रीय मिशन मोड कौन सी परियोजना है, ठीक है। तो इसमें क्या ई पंचायत? नहीं, पंचायत हमें पता है राज्य के अधीन होते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। भूमि रिकॉर्ड्स भी राज्य के अधीन होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब एमसीए कुछ लिखा है यहाँ पर, एमसीए क्या लिखा है? इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स।
समझ रहे हो? जहाँ पर ये मिनिस्ट्री शब्द आया, देखो ऐसा कुछ जैसे आप पे नहीं बन रहा है ना, हमने पढ़े भी नहीं है ना, हमने वो लिस्ट नहीं पढ़ी है और हमने ऐसा कुछ क्वेश्चन आए, तो जहाँ पर मिनिस्ट्री होगा, मिनिस्ट्री शब्द होगा, वहाँ पे आप ये समझ लेना कि वो केंद्र की कोई योजना है। और जहाँ पर डिपार्टमेंट से स्टार्ट होगा, डिपार्टमेंट से स्टार्ट होगा, वो किसी राज्य की योजना है। देखो रोजगार कार्यालय ये किसका काम होगा? राज्य का होगा, है ना। किसी राज्य में जैसे हम बहुत सारी वैकेंसी नहीं निकलती तो उसमें राज्य द्वारा भर्ती कराई जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें ये तो हमें वैसे ही समझ में आ जाती है कि कौन क्या राज्य का है, लेकिन जैसे आपको एलिमिनेट करना हो तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको एक लिस्ट भेज दूंगी जो कि शायद उसमें बुक में है। क्या लिखा है? प्रमाणन प्राधिकारियों के नियंत्रण की भूमिका क्या होती है? तो भूमिका ये होती है कि डिजिटल प्रमाण पत्रों को जारी करना और प्रबंधन की निगरानी करना, ठीक है। उनकी क्या होती है ये भूमिका। देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी आएंगे जो हो सकता है आपसे ना बने, ठीक है। तो उसके लिए घबराना नहीं है, आपसे जो बन रहा है वो तो वेस्ट कर सकते हैं ना। मान लो आपसे मुझे बहुत बच्चों ने बोला, मतलब जब मैं खुद भी दे रही थी तो एक बच्चे ने भी बोला था कि देखो अपन से ये वाले क्वेश्चन कंप्यूटर के नहीं बनते हैं, बहुत टिपिकल रिविजन है। तो भाई आपसे जो बन रहा है वो करो ना। 50 में से चलो मान लो कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन आने, 3, तो 47 तो करो, ठीक है। ये तो आने चाहिए ना, तो उसको टेंशन ना लो, जो आता है उसको थोड़ा सा परफेक्ट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन 12 देखो, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क डिवाइस में नेटवर्क पर ले जाए जा रहे डाटा का विश्लेषण करने की उन्नत क्षमता है और इसे एक अलग प्रकार के दूसरे नेटवर्क पर भेज सकता है? देखो यदि पूरा पेज नहीं पढ़ना हो तो ये लाइन बस देख लो कि इसे एक अलग प्रकार से दूसरे नेटवर्क पर भेज सकता है। तो ये किसकी कैपेसिटी होती है? राउटर की कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आंसर सही हो जाएगा। कंप्यूटर को थोड़ा सा अच्छे से पढ़े, डीप ना पढ़ के बस उसको समझ के पढ़ें। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आप ऐसे ही कर जाएंगे, ठीक है। अब देखो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत पैरा कैनोइंग में अर्जुन अवार्ड से अलंकृत कौन सा खिलाड़ी है? तो अभी 2023 का पूछे तो कौन है? पैरा कैनोइंग वाला भी है। जैसे मान लो आप पर नहीं बन रहा, आपको लग रहा है ऐश्वर्य प्रताप सिंह भी हो सकता है, लेकिन हमें पता ही नहीं। तो हमें ये तो पता है ना, ऐश्वर्य प्रताप सिंह शूटिंग से संबंधित है ना, शूटिंग से संबंधित है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? पैरा कैनोइंग। पैरा कैनोइंग से कौन संबंधित? सुशीला चानू हमारे मध्य प्रदेश से है ही नहीं, ये बट हॉकी से संबंधित है। शिवेंद्र सिंह हमारे मध्य प्रदेश से जरूर है, लेकिन ये हॉकी से संबंधित है। बचा कौन? प्राची यादव। प्राची यादव क्या करती हैं? क्या करती है? कुछ ऐसा ट्रिक बना लेना कि प्राची क्या करती है, क्या बस करती रहती है ना। तो मतलब पैरा कैनोइंग ये खेलती हैं, है ना। इस प्रकार से ये कुछ बना लेना। और ऐश्वर्य प्रताप सिंह किससे संबंधित है? शूटिंग से। कहाँ से संबंधित है? किस जिले से? खरगोन से। इसी प्रकार से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन 14 देखेंगे, मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री कल्याण परिवार सहायता योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? अब ये किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2018 में। कितनी राशि मिलती है वित्तीय? तो ये मिलती है 2 लाख रुपए राशि मिलती है, ठीक है। क्या है? मुख्यमंत्री कल्याणी। कल्याणी कौन कहलाती है? विडो, है ना। विधवा जो महिलाएं रहती हैं उनको कल्याणी बोला गया है, उनके सम्मान के लिए, है ना। और वो कोई गलत चीज़ नहीं है, समझ गए, उसमें किसी की गलती नहीं रहती। देखो 15 क्वेश्चन पे देखेंगे, हर्षी सिंचाई परियोजना। देखो बहुत बार रिपीट हो रहा है, हर्षी। अभी तक हमने 28, 29, 30 कम से कम MCQ करा दिए होंगे, चाहे वो किसी का एग्ज़ाम अभी हुआ हो चाहे पहले, है ना। 27 तो हम ऐसे ही टेस्ट सीरीज़ में कर चुके हैं, है ना, जो अपन PYQ वाली सीरीज चला रहे थे उसमें, है ना। बाकी हमने 3 से 4 क्वेश्चन जो है 2025 के 2000 टेस्ट सीरीज लगा चुके हैं, ठीक है। अब लिखा है हर्षी सिंचाई परियोजना, ये कम से कम 5 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा। क्या लिखा है? हर्षी परियोजना जो है किस नदी पर है? तो क्या किस नदी पे है? पार्वती नदी पे। साथ में कहाँ पर है? ग्वालियर में। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ये थोड़ा सा न्यू है क्योंकि बहुत सारी पुस्तक में नहीं है ये। क्या लिखा है? भापसा मध्यम सिंचाई परियोजना से लाभान्वित मध्य प्रदेश का जिला। तो ये है क्या? बुरहानपुर। ये आंसर है, इसमें तो कई मानना था क्योंकि बहुत सारी बुक्स में नहीं मिलने वाला। अब क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो इसमें जो PSC ने आंसर दिया है वो है MS एक्सेस, ठीक है। पावर पॉइंट, वर्ड, ये सब तो हमने कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किए ही होंगे, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है कि मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम सर्वप्रथम किस वर्ष लागू किया गया था या पारित किया गया था?
देखो सर्वप्रथम यदि जब हम एक्ट की बात भी ना करें तो हमें पता है 1959 है ना, 1959, 2 अक्टूबर 1959 में कहाँ पर, नागौर में। नागौर कहाँ पर है, हमारे राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज जो है शासन लागू किया गया था। लेकिन फिर उसके बाद कौन थे हमारे, 1962 में एमपी ने किया था, मतलब मध्य प्रदेश ने किया था। लेकिन जब नए तौर पे हम देखेंगे तो 1993 में हमारे मध्य प्रदेश में लागू हो गया था 73वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन रहा है। वो पूछ रहा है कि एक्ट के पहले क्या हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था थी, तो हाँ कहीं ना कहीं थी, ठीक है, चल रहा था मतलब सिस्टम। ओके 19 क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर, ये कम से कम क्वेश्चन 3 बार आ गया। मतलब हमने जो करेंट अफेयर जनवरी का करेंट अफेयर कराया था उसमें जितने भी ब्रांड एम्बेसडर थे हमने एक साथ लिख दिए थे, जैसे पंकज त्रिपाठी कल भी हमारे साथ थे, मतलब कि टेस्ट सीरीज जो हमने की थी उसमें आए हुए थे, ठीक है। तो पंकज त्रिपाठी जो है इसमें आंसर सही हो जाएगा। फिर हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, प्रथम है ना, तो प्रथम न्यायाधीश कौन थे, मुख्य न्यायाधीश जो जिन्होंने शपथ दिलाई थी, तो शपथ किसने दिलाई थी, प्रथम कौन थे। यदि तुम्हें ये सब नहीं पता है तो प्रथम जो थे उन्हीं ने जो है शपथ दिलाई होगी। तो प्रथम कौन थे, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, ठीक है। ओके आप क्या लिखा है, देव कृष्ण जयशंकर जोशी जी, इनका संबंध है चित्रकला से, ठीक है। जो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे बिल्कुल नॉर्मल से होंगे और जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है उसको थोड़ा सा अच्छे से नोट डाउन कर लो, है ना। जो क्वेश्चन आपने पहली बार फेस किए हुए हैं उनको लिख लो अच्छे से, ठीक है। ओके अमरकंटक जो चोटी है किस श्रेणी में स्थित है, धूपगढ़ नहीं पूछा है, उसने पूछा है अमरकंटक चोटी। अब जब हम सतपुड़ा पढ़ रहे थे, देखो एक बच्चे ने पूछा मैम आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है। ज्योग्राफी मैं क्वेश्चन में ही पढ़ाते जा रही हूँ, इसीलिए मैंने ज्योग्राफी को इतनी वेटेज नहीं दी है, ठीक है। जो बच्चों को टफ लग रहा है टॉपिक हम बस उन्हीं को पढ़ रहे हैं। ये हमने मैप बना दिया, ठीक है, ये मैप बन गया। अब उसमें पूछा है कि अमरकंटक चोटी जो है, देखो सतपुड़ा को हम 3 भागों में पैसे भी बांट रहे थे, है ना, इस प्रकार से, है ना। ये अर्धचंद्राकार है इसलिए थोड़ा सा हम उसको टिल्ट कर देते हैं। ये जो श्रेणी है सतपुड़ा की ये कहलाती है राजपीपला, ठीक है, राजपीपला। छोटी छोटी पहाड़ियों में वैसे भी वितरित है ये अभी भी, ठीक है। ये कौन सी कहलाती है, महादेव। ये कैसी कहलाती है, मैकल। अब हमने देखा था कि राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, चूलगिरी, चूलागिरी, चूलगिरी। फिर महादेव की कौन सी है, धूपगढ़। फिर मैकल की आप क्या बोल रहे हैं, अमरकंटक चोटी कहाँ पर है, मैकल में है, ठीक है, मैकल में है। और असीरगढ़ पहाड़ी जो है कहाँ आएगी, राजपीपला के अंतर्गत आएगी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम 23 क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या लिखा है कि किस जनजाति के लोग अपना उद्भव द्रविड़ संस्कृति से मानते थे, तो बैगा जनजाति अपने उद्भव जो है द्रविड़ संस्कृति से मानते हैं, मतलब साउथ से। फिर क्या पूछा है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक वार्षिक वर्षा इनमें से किसके द्वारा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा, कम से कम 80 से 90%, ठीक है। तो ये जो है इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रख के रखना है। अब क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो योजना है, परियोजना है, वो 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। देखो हम देख लेते हैं कि कौन क्या है। चंबल घाटी जो परियोजना हम पढ़ते हैं वो किसकी संयुक्त परियोजना है, राजस्थान, फिर एमपी, फिर शायद में भी हो सकता है यूपी, ठीक है, हाँ यूपी भी है। तो ये 3 राज्य हो गए। यहाँ पे क्या बात करी है, 4 राज्यों की। बाढ़ सागर देख लेते हैं, ये है हमारा एमपी, ये है हमारा यूपी, ये है हमारा बिहार, ठीक है। मतलब अभी भी तीन राज्यों, ये लिख लो, ये पता है ना, क्योंकि आगे चल के हो सकता है वो ये पूछ ले कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में संयुक्त परियोजना कौन सी है ना। अब राजघाट परियोजना किसकी है, यूपी और एमपी की। अब पूछा है कि सरदार सरोवर बांध जो है या फिर परियोजना जो किस की है, यूपी की है, एमपी की है। यूपी कहाँ से आ गया भाई इसमें, हाँ ये जो है ये कौन सी है, एमपी की है, मतलब मध्य प्रदेश की है, महाराष्ट्र की है, फिर गुजरात की है, इसके बाद थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान का भी है। मध्य प्रदेश 50 से 60% के मध्य, मतलब कि हाफ से अधिक हिस्सेदारी इसमें रखते हैं। नर्मदा नदी पर ये परियोजना जो है बनी हुई है, ठीक है। ओके
अब क्या लिखा है कि मालवा के परमार के संस्थापक क्या हैं, कौन से हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, उपेंद्र कृष्ण राज। और सारे वंश जो हमारे मध्य प्रदेश में, चाहे वो परिभाजक वंश रहे, चाहे वो शैल वंश रहे, चाहे वो बोधी वंश रहे, सारे के सारे जो स्टार्टिंग में मतलब उनके संस्थापक हैं उनको जरूर याद रख के चलो, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन बहुत आ जाता है, आविर वंश का संस्थापक ईश्वरसेन, ये इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ना बस उनके संस्थापक थोड़े से याद रख के चलना, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बना है 27 कि मध्य प्रदेश भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर योजना, हमने देखा था ओमकारेश्वर पे है ये, है ना, बहुत फेमस भी हुई थी, 600 मेगावाट इसकी क्षमता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कहाँ पर है, खंडवा जिले में। किस नदी पर है, नर्मदा, अलग से उसको आइडेंटिफाई करके लिखा हुआ है। बिल्मा नृत्य की बात करेंगे हम कि बिल्मा जो नृत्य है, लोक नृत्य है, मूलतः किस जनजाति से संबंधित है। तो देखो यहाँ पर यदि बैगा ना होता तो हम गोंड आंसर लगाते, बट बैगा और गोंड दोनों हैं, तो हम क्या आंसर लगाएंगे, बैगा ही आंसर लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन, क्या लिखा है, मध्य प्रदेश की नगदी फसलें, क्या लिखा है, नगदी फसलें कौन कौन सी हैं। बेसिकली तो ये तो है सारी की सारी नगदी फसल, लेकिन हमें एक और क्वेश्चन में ही शब्द लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में, है ना, मध्य प्रदेश की। तो क्या देखो, कपास क्या नगदी फसल है, हाँ है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में है क्या, बिल्कुल है। हम खरगोन के बारे में पढ़ भी चुके क्वेश्चन की, कहाँ पे कपास ज़्यादा होता है, तो खरगोन में। इसका मतलब कि हमारा जो मालवा क्षेत्र है वहाँ पर कपास तो थोड़ा सा अधिक मात्रा में होता है। गन्ना है, बिल्कुल हाँ, नरसिंहपुर का नाम किस लिए फेमस है, गन्ने के लिए। फिर तिलहन की बात करें तो हमें एक रिपोर्ट सी थोड़ी सी याद आ रही होगी हमारे दिमाग में, जब हम एक वो करेंट अफेयर पढ़ते हैं तो हमें लगा रहता है कि दलहन, कुल दलहन में हमारा मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है, प्रथम, लेकिन तिलहन में कौन से स्थान पर है, सेकंड। याद आ रहा है कुछ, यही वो आंसर है, ठीक है। तो इसका मतलब है, अब हम और देख लेते हैं आगे। जूट जो है क्या हमारे मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल नहीं। ये कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है यार। ये चाय क्या हमारे मध्य प्रदेश में है क्या, नहीं। ये कहाँ पर है, असम में है। तो पूछा क्या क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से गलत हो जाएगा। मूंगफली कहाँ पर है, हमारे गुजरात में सबसे अधिक है, गुजरात और महाराष्ट्र में। कॉफ़ी कहाँ पर है, हमें देखा है, हमने कर्नाटक में देखी है। दलहन तो हमारे मध्य प्रदेश में है। तिलहन फिर से आ गया, जूट वही है, पश्चिम बंगाल है। तो क्वेश्चन क्या आंसर सही हो जाएगा, पहला ही, ठीक है। इस प्रकार से एलिमिनेट करना है। अब ये AR सुब्रमण्यन एंड श्री मन्नारायण ने कोपेन के वर्गीकरण के आधार को मानते हुए मध्य प्रदेश को कितनी जलवायु प्रकारों में विभक्त किया है। तो कितने में करा है, तीनों ने किया है, दोनों ने 3 भागों में डिवाइड करा है, ठीक है। 31 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपनी गुरिल्ला रणनीति, वो सब ठीक है, गुरिल्ला हमें नहीं याद आ, ठीक है, हमें नहीं पता कौन सी गुरिल्ला नीति। फिर लिखा है लेकिन तीरंदाजी कौशल के लिए विख्यात है। क्या हमने अभी 2 लेक्चर में ये नहीं देखा कि भिल्ल का संस्कृत शब्द का अर्थ होता है भिल्ल, और भिल्ल का अर्थ क्या होता है, धनुष। तो धनुष से ही तीर मारेंगे, कुछ और से तीर मारना, आंखों से तीर नहीं मारते, ठीक है। तो जो धनुष जो है उसी से तीरंदाजी जो है उन लोग कौशल युक्त थे, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, भील जनजाति इससे हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने ये वाला लेक्चर दे रखा है, तो आप क्वेश्चन गलत ना करें। 2024 का करंट अफेयर है, 2025 का आएगा, है ना। ग्रैंड स्लैम वगैरह सब हो चुके हैं, यहाँ का याद करो स्पीडी से, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन 33 देख लेते हैं हम। क्या लिखा है, किसी वेब संसाधन तक पहुँचने के लिए, क्या लिखा है, किसी वेब, देखो क्वेश्चन यदि आपसे कंप्यूटर के नहीं बन रहे, साफ साफ लिख लो, बिल्कुल रट्टा मान लो उसका, लेकिन करो, है ना। किसी वेब संसाधन तक पहुँचने के लिए प्रत्येक वेब सर्वर के डोमेन नाम को उससे संबंधित IP पते में परिवर्तित किया जाता है। क्या लिखा है, डोमेन नाम को उसके संबंधित IP पते पर। तो DNS क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, हाँ मतलब सर्वर, है ना। तो डोमेन नेम सर्वर जब इसका फुल फॉर्म ही है, और पूछा क्या है, डोमेन नाम को उससे संबंधित IP पते पे परिवर्तित करता है, तो क्या आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। TCP क्या है, TCP, ये तो ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इससे कोई रिलेटेड नहीं है। IP एड्रेस का पता, ये तो उसी में पूछा है, तो कोई आंसर नहीं है, ये आंसर पहला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखा है, भैरवगढ़, हाँ देखो 2 और GI टैग नहीं बताए थे मैंने आपको, एक बाघ प्रिंट बताया था, एक बाटिक प्रिंट बताया था। ये दोनों कहाँ पे फेमस है GI टैग के मामले में, उज्जैन में, ठीक है। हाँ, यहाँ पे भैरवगढ़ प्रसिद्ध है, ये छापा प्रसिद्ध है, मतलब ब्लॉक प्रिंट, एक प्रकार का कपड़ा है ना,
कहाँ पर अवस्थित है ये? उज्जैन में, बहुत फेमस है ना। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लौह शिल्प हमने देखा था, यहाँ पे लौह शिल्प लिखा हुआ है। लौह शिल्प कहाँ का फेमस था? हमने देखा था डिंडोरी का फेमस था। ठीक है, हाँ, बाकी ये सब है। लघु चित्र की बात करें तो ये किसी पर्टिकुलर स्थान पे नहीं, बल्कि हर जनजातियों में कहीं ना कहीं छोटी मात्रा में जो चित्र हैं बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। अब हाँ देखो, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हमने क्या करा था? हॉर्टिकल्चर या बिटनरी का करा था ना कल। तो बिटनरी का जब हमने करा था, ये क्वेश्चन आया था कि नहीं, सोशल नेटवर्किंग साइट और क्लाउडिंग कंप्यूटर के वर्तमान युग में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का क्लाउड सबसे कम सुरक्षित है, कमज़ोर है, कम सुरक्षित है? क्या है? क्लाउड। ये है सार्वजनिक क्लाउड। ठीक है, क्लाउड कई टाइप पूछा उसने, सार्वजनिक क्लाउड और निजी क्लाउड क्या होगा? बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, विशेष होगा। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इससे ये हमें पता चल रहा है कि PYQ लगाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्या लिखा है? विष्णु श्री बाकड़कर राष्ट्रीय सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? अब ये बताओ, भीमबेटका की खोज किसने की? विष्णु बाकड़कर ने। कायथा की खोज किसने की? विष्णु बाकड़कर ने। तो मतलब क्या थे वो? इतिहासकार थे और पुरातत्वविद थे। तो उनका सम्मान किससे दिया जाएगा? इसी से दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चरण नहीं है। क्या नैरो इंटेलिजेंस है? हाँ बिल्कुल। जनरल इंटेलिजेंस है? बिल्कुल। सुपर इंटेलिजेंस तक भी हम आ चुके हैं, लेकिन अभी एडवांस इंटेलिजेंट नहीं। तो ये जो अभी ये नहीं आ जाएगा इसका, है ना। फिर क्या पूछा है? देखो, कपास से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया। क्या लिखा है? अभी निजी फसलों में हमने देखा था, है ना। कपास के उत्पादन में जो निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? तो खरगोन है, मैंने अभी बताया भी था आपको। और मालवा क्षेत्र में कपास अधिक होता है। तो ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो। देखो, हमने चुटकू सा मैप बना दिया। अच्छा, ये मैप है। दमोह कहाँ पर है? यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र में। पन्ना भी कहीं है, इधर ही है। फिर मंडला कहाँ है? इधर है। मालवा क्षेत्र कहाँ है? इधर। तो इधर बोला है, जबकि कपास की मात्रा अधिक होती है। क्यों? यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ओके। हाँ, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। देखो, 39 क्वेश्चन हम देखेंगे। मध्य प्रदेश निम्न में से किस प्रकार के वन अधिकतम पाए जाते हैं? क्या आर्द्र पाए जाते हैं? बिल्कुल सूखे, ठंडी ठंडी नहीं, बिल्कुल नहीं, शुष्क जरूर पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क बत्सर वन पाए जाते हैं। ठीक है, कटीले वन कहाँ पाए जाएंगे? ऊपरी क्षेत्र में, मतलब भिंड, मुरैना, ग्वालियर क्षेत्र में कटीले वन प्राप्त होंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन देखेंगे। विक्रमोत्सव जो उत्सव है कहाँ पर मनाया जाता है? तो उज्जैन में मनाया जाता है। ठीक है, अब क्या पूछा है? ये बजट से, सॉरी बजट बोल दिया, हाँ बजट से ही समझ लो। ये आर्थिक जो नीतियाँ हैं ना, उससे आंकड़ा आया है। ये योगदान कितना था 2023-24 में मध्य प्रदेश का, है ना। भारत में तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान कितना था? तो 21 से 25% के मध्य था। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपसे गलत होंगे या फिर तुक्का से सही भी हो जाएंगे। ठीक है, 1942 में रायपुर की प्रकाशित, अब ये छत्तीसगढ़ का हो गया क्वेश्चन, अब दिया है तो करना पड़ेगा। तो इसका क्या आंसर है? श्री केशव प्रसाद वर्मा। ठीक है, अब देखो, कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो हमसे नहीं बनेंगे। एंटीवायरस द्वारा उपयोग की जाने वाली मालवेयर पहचान की विधि में एक नए एप्लीकेशन या फाइल को वर्चुअल वातावरण में निष्पादित किया जाता है और संपादित मालवेयर के लिए व्यवहारिक जो फिंगरप्रिंट है उसका अवलोकन किया जाता है। किसमें? सैंडबॉक्स की पहचान में ये जो युक्ति है इसमें किया जाता है। अब यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो इसको ये है कि आप इसको अच्छे से देख लो, सुन लो, है ना, और लिख लो, है ना, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अब क्या पूछा है कि मुख्यमंत्री जो थे हमारे पंडित रविशंकर शुक्ल की देहावसान, मतलब कि उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद निम्नलिखित में से राज्य मुख्यमंत्री किसको बनाया? तो भगवत राव मंडलोई को। ठीक है, ठीक है, अब क्या पूछा है? 2011 की जनगणना आ गई। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जो जनसंख्या है उसकी सहभागिता कितनी है? तो बहुत कम तो होगी नहीं, बस 50 से थोड़ी सी कम है, 43। देख लो, हमारे ये कार्यशील जनसंख्या है। ठीक है, इतनी कम है, और वो भी 2011 में। क्या लिखा है फिर? हृदागढ़ जो कोयला खदान किस कोयला क्षेत्र में स्थित है? तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था। ये किस में आ जाएगा? कानन घाटी कोयला क्षेत्र में। ठीक है, तो जो आपके लिए टिपिकल है उसको आपको नोट डाउन करके चलना है, हो सकता है इन फ्यूचर वो रिपीट हो जाए। अब क्या लिखा है? बाकाटक महाराज प्रवर्सन सेकंड का ताम्रपत्र जो ताम्रदान है कहाँ पर प्राप्त हुआ? देखो, ये साउथ क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। और महाकौशल तो कहाँ है? ये सिवनी जो है इसका आंसर हो जाएगा, सिवनी छिंदवाड़ा। ठीक है,
फिर क्वेश्चन आया किम्बरलाइट जो पाइप्स हैं इनमें से किस खनिज का मुख्य स्रोत है, तो ये हीरा का है। इसके बाद जो कवि की शब्दाश है, देखो कल हमने पढ़ा था कवि की शब्दाश के रसिक प्रिया, कवि प्रिया और कवि कठिन काव्य का स्रोत है ना। तो कवि के शब्दाश जो है राजा किस राजा के दरबारी कवि थे, वीर सिंह के, ठीक है। फिर बचा लास्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है काठी क्या है, तो काठी क्या है, लोक नृत्य है, कहाँ पर होता है, हमारे निमाड़ एरिया में, और प्लस कहाँ पर होता है, मालवा। अब यदि आपको यही नहीं पता है, बहुत बच्चे न्यू भी हैं, तो निमाड़ और मालवा की जब आप बार बार सिचुएशन देखेंगे ना कि स्थिति कहाँ है उसकी, तो अब स्थिति कहाँ है, देखो ये जो है निमाड़ क्षेत्र कहलाता है, बुरहान खंडवा खरगोन, ठीक है। तो ये निमाड़ क्षेत्र है, वहीं ये है मालवा क्षेत्र। तो जब पास पास है तो संस्कृतियों में थोड़ा सा मैच तो होगा। तो काठी नृत्य जो है एक प्रकार का नृत्य है, कहाँ पर होता है, मालवा और निमाड़ क्षेत्र दोनों में होता है, ठीक है। ओके, फाइनली हमारा जो है लेक्चर ख़त्म हो चुका है ना। 35 मिनट का चल रहा था, ये हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है आप लोगों को, है ना। फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।